हेलो। तो आज हम एक टॉपिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वो होता है बोर्ड वर्क। हम कहें कि टीचिंग वर्क या आप कहें कि डेमो क्लास जो इंटरव्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस पर चर्चा करेंगे। और मैं उसके कुछ ऐसे पॉइंट जो मेरे अपने अनुभव से हैं, जो मैंने अपने साक्षात्कार में देखा, बहुत सारे विद्यार्थियों का जो पिछले 2 बार में विशेषकर लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों का बोर्ड वर्क देखा है और उनका जो टीचिंग स्किल देखी, उनकी टीचिंग की जो प्रेजेंटेशन देखा, उसमें वो क्या क्या गलतियां करते हैं, उन सब का एक सामूहिक रूप मेरे पास जो छोटा एक सीमित अनुभव है उसको मैं आपके सामने से साझा कर रहा हूँ। और ये इस पूरे साक्षात्कार की प्रक्रिया का मैं ये मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो जानकारियाँ हैं वो आप जैसे जानते हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम के पश्चात जो आप क्या क्या करें, क्या क्या बेसिक चीज़ें करें, बायोडाटा पे कैसे काम करें और अपने जो एकेडमिक काम है वो क्या हो, वो पिछले वीडियो में देखिए। लेकिन आज स्पेसिफिक मैं एक चर्चा करूँगा, वो है कि हम साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष हमारा जो टीचिंग स्किल है, उसका जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो बेहतरीन कैसे बनाए। तो इस टॉपिक पे हम सीधी बात करें तो सीधी पॉइंट ये है कि आखिर इस बात को समझना जरूरी है। जब भी आप किसी के बारे में आप जब होमवर्क कर रहे हो तो इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं ज़रूर आपको साथियों बताना चाहूँगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार को हल्के से तो बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, 6 नंबर से लेकर के 22 नंबर तक का मार्जिन रहता है और साक्षात्कार बेस्ड सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर विद्यार्थी साक्षात्कार को एक सामान्य सी प्रक्रिया मान लेते हैं। हमारा अपना अनुभव है विद्यार्थी काल का भी, और जो हम देखते हैं विद्यार्थियों को, तो एक एक नंबर के लिए मतलब आपका स्कोर आना, मुख्य परीक्षा जो आपने दी है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दी है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यहाँ पे एक एक नंबर के लिए आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है। और साक्षात्कार चूंकि नॉलेज का इतना परीक्षण है ही नहीं, ये स्किल का परीक्षण है, तो स्किल को डेवलप करने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आप में विल पावर भी होना चाहिए और साथ साथ में उसका अभ्यास भी होना चाहिए। जब तक इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आप स्किल, ये जो साक्षात्कार की जो स्किल है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। और उसमें टीचिंग स्किल है, जो आपका बोर्ड वर्क है, जो आपका जो टीचिंग का डेमो है, वो तो अपने आप में वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जो सबसे ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस की मांग करता है। सबसे ज़्यादा क्या क्या गलतियां होती है उनके प्रति आप पहले से सचेत रहें। तो हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे, और चूंकि विद्यार्थियों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी की, तो इसी टॉपिक पे आज कुछ चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हूँ। लेकिन सबसे पहले इसका उद्देश्य समझ लेते हैं कि आखिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कि क्यों ये रखा जाता है। देखिए, प्रशासनिक सेवाओं के भीतर एक जो एस्पिरेंट्स होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होती है, उसको सीधे सीधे चेक नहीं कर सकते, तो कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन चूंकि ये आपकी सर्विस एक स्पेशलिस्ट सर्विस है, टीचर अपने आप में एक स्पेशलिस्ट है और प्रोफेसर तो और भी बड़ा स्पेशलिस्ट होता है, तो उसका जो सबसे मेजर काम होता है वो मेजर काम होता है नॉलेज को डिलीवर करना और टीचिंग करवाना। जब आपका काम ही यह है, आप सोचिएगा कि अगर किसी को टाइपिंग के लिए लेना हो और वो टाइपिंग चेक ना करे और उसके नॉलेज के आधार पर टाइपिस्ट को बैठा दिया तो क्या हाल होगा। सेम वही बात यहाँ पे है, आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आपके पास टीचिंग स्किल नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट का एक चयन करता या ये चयन लेने वाली बॉडी क्या करेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस काम के लिए चयन किया जा रहा है वो काम की स्किल तो कम से कम उसकी देखी जानी चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है बोर्ड वर्क में, वो क्या देखा जाता है, आपका टीचिंग का जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसमें देखा क्या जाता है, तो टीचिंग या जो बोर्ड वर्क है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर मैं सबसे पहले इस बात पे आए कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो मेरी नज़र में इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य जो इसमें देखा जाता है, कई चीज़ होती है लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज,
कि आप अपने ज्ञान को कितना ट्रांसफर कर पा रहे हो, ये आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। तो नंबर 1 पे आती है एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर नॉलेज, नंबर 2 होती है बॉडी लैंग्वेज, नंबर 3 होती है आपके वॉइस की वॉल्यूम, उनके बीच में शब्दों का गैप, और वॉइस और आपकी बॉडी के बीच का कनेक्शन। नंबर 4 चीज जो इसमें देखी जाती है वो देखी जाती है आपका आई कांटेक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस। 5 चीज जो महत्वपूर्ण रूप से इसके भीतर टीचिंग स्किल के भीतर जो महत्वपूर्ण चीज है वो 5 चीज महत्वपूर्ण है। और छठी चीज और जोड़ते हैं बोर्ड वर्क, कि जो आपका बोर्ड वर्क है, जो आपका रिटर्न वर्क है वो कैसा है। तो नंबर 1 चीज, क्या क्या चीजें हम, इसका उद्देश्य क्या है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, जो एबिलिटी है वो आपकी ये कितनी बड़ी एबिलिटी है। नंबर 1 चीज एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। नंबर 2 आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। नंबर 3 आपका वॉइस, आवाज का उतार चढ़ाव, उनके बीच में शब्दों का गैप, आपका बॉडी लैंग्वेज और उनके बीच का सामंजस्य, जिसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कितना नॉलेज ऑफ ट्रांसफर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, दैट इज माई स्किल। समझ रहे हैं। इसके साथ साथ जो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है कि ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन नॉलेज के साथ में ये सारी चीजें तो है, लेकिन इसके साथ जो महत्वपूर्ण चीज चेक की जाती है वो की जाती है कि आपकी लैंग्वेज भी, कि आपकी भाषा कैसी है, या आपका जो बोर्ड वर्क है या आपका जो रिटर्न वर्क है वो रिटर्न वर्क कैसा है ये। और एक सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। तो ये 5 महत्वपूर्ण चीज है। जब भी आप इस पार्ट पे होमवर्क कर रहे हो, ये 5 पार्ट पे आपको काम करना है। अब इसके जो पड़ाव होते हैं वो पड़ाव होते हैं जनरली, सबसे पहले साक्षात्कार बोर्ड आपको बुलाता है, आपका सामान्य बायोडेटा पे चर्चा होकर के कुछ सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट चर्चा करते हैं, और उसी बीच में लगभग आपका जब इंटरव्यू का पड़ाव 8 से 10 मिनट के आसपास होता है, 12 से 15 मिनट के आसपास का इंटरव्यू रहता है, तब आपको कहा जाता है कि आप टॉपिक पढ़ाइए। तो दूसरा पड़ाव होता है कि टॉपिक पढ़ाइए। इसमें 2 स्थितियां पैदा होती है। नंबर 1, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बातचीत चल रही है और जो बातचीत चल रही है उसी को पढ़ाने के लिए ऑफर कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, रेयरेस्ट है। ज्यादातर स्थितियों में आपसे ये कहा जाता है कि आपने कोई टॉपिक तैयार करके आए हो तो चलिए पढ़ाइए, क्योंकि आपकी ये 5 चीजें चेक की जाती है उसके भीतर। मोटे तौर पर होने को तो टीचिंग के और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम जब याद कर रहे हैं, जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो 5 बातों को याद रखें। तो आपको एक 99% संभावना ये रहेगी कि आपको अपना जो पसंद का जो टॉपिक है वो वहां पढ़ाना है। इसका मतलब वो जो तैयारी करके गए हो उसी का आपको वहां प्रेजेंटेशन देना है। तो आप टॉपिक क्या चयन करें। कभी ऐसा भी होता है कि आपसे साक्षात्कार बोर्ड में जो चर्चाएं की उसमें से जिन जिन टॉपिकों पे चर्चा हुई और आप वही टॉपिक तैयार करके लेके चले गए, और वहां जाकर के आप वही टॉपिक पढ़ा रहे हो जो पहले से डिस्कस ही हो चुका है, तो ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपका टॉपिक का जो चयन है, जो आप वहां पढ़ाना चाहते हैं, उस टॉपिक का सिलेक्शन या चयन कैसे करें, कितने टॉपिक करें, कैसे करें, और ये अपने आप में बड़ी बात होती है। ये मेरे से जो विद्यार्थी आते हैं कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊं, 4 5 6 वो टॉपिक लाते हैं, किस टॉपिक पे मुझे बताना चाहिए। मेरा अपना अनुभव से सजेशन है मित्रों कि कम से कम 5 टॉपिक आप तैयार कीजिए। अब आप कहेंगे कि इतना क्यों, पढ़ाना तो मुझे एक ही है। नहीं, जैसे इसमें एक स्थिति ये पैदा होती है कि कुछ टॉपिक्स पे पहले से साक्षात्कार बोर्ड में चर्चा हो चुकी है, आपसे उन्हीं पे क्वेश्चन पूछा और वही जाके आप पढ़ाने लग गए, तो देखिएगा कि इसमें चर्चा हो चुकी है पहले, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट एक टॉपिक को बार बार, जैसे साक्षात्कार बोर्ड में एक बार में 8 स्टूडेंट आए, 4 आए, उन्होंने लगभग वही टॉपिक पंचायती राज पढ़ाना शुरू कर दिया।
कोई प्रधानमंत्री पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी का जो अलग अलग सब्जेक्ट में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो फिर बोर्ड ये कह देता है नहीं नहीं कोई दूसरा टॉपिक। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है जब बोर्ड अपनी तरफ से सजेस्ट कर दे। इसका मतलब हम जब एक एक नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चयन, हमारी तैयारी, हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। इसलिए कम से कम 5 टॉपिक आप अपने सब्जेक्ट के तैयार करें। अब क्वेश्चन ये है कि जो 5 टॉपिक आप तैयार करेंगे वो कैसे हो? बहुत नया हो, बहुत जटिल हो, बहुत कंसेप्चुअल हो, बहुत फैक्चुअल हो, इसका अपना कोई साइंस नहीं है। जो चीजें मैं थोड़ा समझ पाया हूं कि आपका बेहतर प्रेजेंटेशन कैसे हो, तो उसमें नंबर 1 चीज है, एक सिंपल टॉपिक, बहुत सरल, जो सबसे सिंपल सा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड टॉपिक का चयन करें, बहुत सिंपल टॉपिक का चयन करें। अब टॉपिक में भी होते टॉपिक और सब टॉपिक, हाँ आप ले सकते हैं, लेकिन सब टॉपिक अगर आप लेंगे तो उस तक आने की प्रक्रिया आपको बतानी पड़ेगी। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा जटिल ना हो, लेकिन सिंपल टॉपिक में यह ध्यान देने की जरूरत है, ये फैक्चुअल टॉपिक ना हो करके ये ना हो। ये टॉपिक कैसे हो? कंसेप्चुअल टॉपिक होना चाहिए। ये संकल्पना आधारित अगर टॉपिक है जिसमें कुछ संकल्पना है, और संकल्पना के साथ में मैं कहूंगा अगर आपके टॉपिक में कोई डायग्राम है, अगर डायग्राम है टॉपिक के भीतर, कोई व्यय आरेख है उस टॉपिक के भीतर जिसको आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा इंप्रेसिव इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे टॉपिक का चयन करना ज्यादा टीचिंग को इंप्रेसिव बना देता है। एक तो आप खुद देखिए कि मैं यहाँ अध्यापन करवा रहा हूँ, कोई फैक्ट है उनको प्रस्तुत करके चला गया, एक मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो जब कंसेप्ट में समझाऊंगा तो जो बोर्ड के सदस्य होंगे उनका मैं ध्यान अट्रैक्ट करूंगा, या स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं उनका मैं ध्यान अट्रैक्ट करूंगा। और अगर मैंने कोई ग्राफ के माध्यम से समझाना शुरू कर दिया तो मैं और ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट करूंगा, और जितना ध्यान अट्रैक्ट किया जाता है उतनी ही टीचिंग जो है अपने आप में इंप्रेसिव हो जाती है। तो टॉपिक कैसे हो? सिंपल हो, अलग अलग एरियाज से 5 टॉपिक ले लीजिए, और दूसरा टॉपिक में कंसेप्चुअल हो। कंसेप्चुअल का एक थोड़ी सी विशेषता ये भी है कि टॉपिक में क्या है, व्हाट इज पे ज्यादा फोकस ना हो करके क्यों है, वाई को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसको एक्सप्लेनेशन का आनंद ही कुछ अलग होता है। तो टॉपिक ऐसा हो जिसमें वाई ज्यादा हो, कंसेप्चुअल ज्यादा हो। 3 से मुश्किल से 2 से 4 मिनट के भीतर अपना प्रेजेंटेशन देना है, तो टॉपिक अपने आप में बहुत निर्णायक हो जाता है। तो टॉपिक कैसा हो, मैंने थोड़ा सा टॉपिक पे बात की, अलग अलग सब्जेक्ट में। अब चूंकि एक सब्जेक्ट की तो बात कर नहीं रहे, तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज हम आते हैं फिर प्रेजेंटेशन में, कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, बोर्ड वर्क कैसा होना चाहिए, शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि आप जो स्टार्ट करते हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें। स्टार्टिंग जो आप शुरुआती करेंगे, और स्टार्टिंग के बाद जो बोर्ड वर्क, और उसके बीच क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, वॉइस की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, कैसे शब्द होने चाहिए, ऐसे कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो जरूरी है उस पर मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूंगा। नंबर 1 चीज कि स्टार्ट कैसे करें, तो जैसे ही आपको कहेंगे कि आप पढ़ाइए, तो आपको अपनी कुर्सी से उठ के जाना पड़ता है। और यहां एक बड़ी गलती करते हैं, जब आप कुर्सी से उठते हो तो कुर्सी को साइड में करते हो, और अपने आप में ये जो तरीका है वो यहीं पे एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ सकता है। तो करना क्या चाहिए, आपको जब कुर्सी से उठे तो इतनी शालीनता से कि कुर्सी ज्यादा हिले नहीं, थोड़ा सा अगर हो तो ये है, ऐसे नहीं कि उसको बहुत रूड तरीके से आप साइड में कर रहे हो। आप उठे और बोर्ड पे आए, आपके पास में व्हाइट बोर्ड होता है वहां पे, ऐसे मेरे पास डिजिटल बोर्ड, ऐसा बोर्ड नहीं होगा, व्हाइट बोर्ड और मार्कर होगा, ब्लैक कलर का मार्कर हो सकता है या ब्लू कलर का मार्कर हो सकता है, और पास में एक डस्टर रखा हुआ रहता है। तो अगर 99% संभावना है बोर्ड साफ रहता है, अगर बोर्ड साफ नहीं है तो सबसे पहले आप जाते ही बोर्ड को साफ कर दीजिए।
कुछ भी बोलने से पहले अगर बोर्ड साफ है तो सबसे पहले आप मार्कर उठाइए और अब क्या बोले, क्योंकि सामने स्टूडेंट नहीं है, क्या ये बोलना शुरू करें, डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरा टॉपिक ये है, आज हमारा टॉपिक ये है। ध्यान रखिए उस समय वो आपने टीचिंग तो करवा रहे हो, आप शिक्षक की भूमिका में तो हो, लेकिन वो सारे सदस्य रेस्पेक्टेड सदस्य होते हैं और चूंकि वो रेस्पेक्टेड सदस्य हैं इसलिए आप ऐसा भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल आप अपने आप को पूरा मास्टरी बना लिया और उनको स्टूडेंट की उसी कैटेगरी में लेके आ गए। और आप ये भी नहीं कर सकते कि आप इतना उनको सम्मान देने लग गए कि टीचिंग करवाना भूल गए। तो सर आज हमारा टॉपिक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका रास्ता क्या हो, कैसे शुरुआत हो सकती है? तो इसकी शुरुआत जहां तक मैं समझता हूं इसमें हम ये कह सकते हैं, हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक ये है, जैसे कि हम पिछली क्लास में ये पढ़ा था और उसमें हम यहां तक आ गए थे और आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और जो टॉपिक है वो बोर्ड के बीचों बीच आप लिख दीजिए। तो स्टार्टिंग कैसे करें? स्टार्टिंग में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ना स्टूडेंट्स बोलना है, ना बच्चे बोलना है, ना सर बोलना है। सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आप उठ के आए तो बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो आपका पहला वर्ड है, ये जो पहला वर्ड बोलेंगे इसी में आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन कॉन्फिडेंस का है वो चेक हो जाता है। इसलिए आप जैसे ही खड़े हो मार्कर लिया और मार्कर लेते ही आप क्या कहें, हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्यपालिका और उसमें हमने राष्ट्रपति और मंत्री परिषद देख लिया था और आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के विभिन्न पहलुओं पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल, जो सब लोग समझ जाए। आपकी वॉल्यूम जब आप शुरू करें, जनरली ऐसा होता है शुरू में धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा रिदम आते हैं। वॉल्यूम जब रिदम आते हैं तब तक आपका 3 मिनट 4 मिनट खत्म नहीं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टार्टिंग से आपका कॉन्फिडेंस नंबर एक चीज क्लियर। तो स्टार्टिंग कैसे करें, एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, स्टार्टिंग के बाद में हमारा काम होता है कि बोर्ड वर्क कैसे शुरू करें हम, ठीक है ना, कि हमारा बोर्ड वर्क कैसे शुरू हो। तो बोर्ड वर्क जैसे ये वहां पे ऐसा नहीं होगा। बोर्ड वर्क में इसमें कई चीजें हैं, आपको बहुत सारे टीचर्स ये कहेंगे भी, आप जहां जहां मॉक देने जाओगे कुछ गाइडेंस देंगे कि सबसे पहले जाओ और डेट लिखो कि यहाँ पे आप XX डेट, ये डेट लिख दिया आपने। जैसे आज की डेट 1 जून है तो आपने लिख दिया 1 ये साइड में डेट लिख दी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है मैक्सिमम समय आपके पास 3-4 मिनट है मैक्सिमम। इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा नोटेड की जाती है चीज। जो नोटेड की जाती है वो की जाती है आपकी स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में आपका खड़ा रहने का कॉन्फिडेंस। जिसे आप लूज तरीके से खड़े हो तो बहुत ही बॉडी लैंग्वेज आप बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ये तो होगा ही नहीं शब्द। हेलो एवरीवन, हमने पिछली क्लास के अंदर ये डिस्कस किया, आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, हम इसके विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करें। अब आप देखिएगा, आपने जो मोटिवेशन टॉपिक लिखा, ये जो हेडिंग है आपके जो बाकी के वर्ड होंगे उनसे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग का जो साइज है वो बाकी बोर्ड वर्क से बड़ा होना चाहिए। नंबर एक चीज, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग के बाद में आप टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो आप बताएंगे हमारे इस टॉपिक के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, जैसे मैं इसी में कहूँ, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, और फिर मोटिवेशन पे हम विभिन्न थ्योरियों में, जिसमें आज हम मैस्लो की थ्योरी का अध्ययन करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। तो हम इसमें जो अध्ययन करेंगे वो क्या क्या अध्ययन करेंगे, इसका मीनिंग अध्ययन करेंगे, हम अध्ययन करेंगे इसके टाइप्स, हम करेंगे इसकी थ्योरी, और थ्योरी में भी हम अध्ययन करेंगे मैस्लो
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और फिर हम इसके भीतर फिर हम इसका एनालिसिस या इवोल्यूशन या मूल्यांकन हम या कंक्लूजन हम आज के टॉपिक में ये 4 महत्वपूर्ण पक्ष देखेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये जो आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो, ये आपका बोर्ड, जैसे अभी ये कौन सा राइट हैंड है और अगर से देखो तो इधर से लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड है उसमें आप ये लिख दीजिएगा। क्लियर? क्योंकि अगर आपने यहां लिखना शुरू किया तो फिर बोर्ड में जगह नहीं बचेगी और बोर्ड को एक मिटाने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में पूरा बोर्ड है वो आप भर दीजिए 3 मिनट में। ऐसी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो आप लेफ्ट साइड में, बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये रखिए। फिर आप बताएंगे, सबसे पहले हम इसका अर्थ समझाने की हम समझेंगे इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है। मोटिवेशन मोवर शब्द जो एक लैटिन भाषा का उससे बना है, लेकिन इसका जो एक्चुअल अर्थ है वो जैसे जैसे आप जो टॉपिक होता है उसको आप ब्रीफ करना शुरू कर दें। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है अब यहाँ बोर्ड वर्क में, क्योंकि आगे का बोर्ड वर्क आपका ऐसा चलेगा और अगर कोई ग्राफ है इसके आगे तो ये ग्राफ है तो आप ग्राफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। लेकिन आज मेरा गला खराब है, पिछली क्लास में भी आप देख रहे होंगे कि सही से बोला नहीं जा रहा था, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम समय पे ये चीज़ें उपलब्ध हो जाए, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे उसके पश्चात कि आपको 2-3 बातें जो विशेष ध्यान रखनी है वो रखनी है। नंबर 1, जब भी आप बोर्ड वर्क के बाद में इधर देखेंगे आपका आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, आई कांटेक्ट होना और एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होना दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो एक अच्छा स्पीकर या अच्छा टीचर होता है उसका आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है कि आपकी जो पलकें हैं वो ऐसे नहीं करनी चाहिए। इससे पूरा आपका कॉन्फिडेंस और पूरा मामला खराब होता है। स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी को देख रहे हो और समझा रहे हो तो आपके शब्दों पर, जिस शब्द को आप बोल रहे हैं और जो जब शब्दों पे बोल रहे हैं तो आपका फेस एक्सप्रेशन और साथ में ही आपका जो आई कांटेक्ट है उस आई कांटेक्ट में एक दृढ़ता होनी चाहिए, और जो अंदर से आप बोल रहे हो उसके भीतर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, ये क्लियर है, आपका नॉलेज अपनी जगह महत्व रखता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट। नंबर 2, आपकी जो वॉइस है वो वॉइस इतनी ज्यादा तेज ना हो कि वो कानों को चुभे, इतनी ज्यादा धीरे नहीं हो कि किसी को सुनने के लिए जोर लगाना पड़े। लेकिन फिर भी मेरा एक सजेशन है मेरे अपने अनुभवों से कि वॉइस की पिच जनरली मैं जो देखा है मैंने स्टूडेंट्स का, वो बहुत धीरे बोलते हैं, और एक इफेक्टिव टीचिंग में कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आपकी वॉइस जो है, जिसे एक वॉइस में आपका दबाव होता है, तो वॉइस को थोड़ा सा ऊंचा रखें कि वो आराम से सुन पाए और लगे क्या मस्त पढ़ाया है। सच में ये 100 बच्चों की भी क्लास होगी तो उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लेगा, उसे बहुत अच्छे से टीचिंग करवा देगा। तो दूसरी चीज होती है वॉइस। तीसरी बात होती है शब्दों के बीच का उतार चढ़ाव और उनके बीच गैप। क्योंकि आप जब बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक कहानी की तरह बोलना शुरू कर दें। आप किसी शब्द पे जोर डालिए, किसी शब्द को आप समझाइए और आप ऐसा लगे कि आप पूरा रम गए हो उसके भीतर। तो शब्दों में उतार चढ़ाव हो। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं हो जैसे कुछ बॉडी लैंग्वेज चीजें होती है। मैं 2 बातें बताता हूं जो मैंने देखा है। एक तो जब बोर्ड वर्क करते हैं तो स्टूडेंट ऐसा करता है, ये इस तरह से हाथ ना हो। नंबर 1 बात, एक तो ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज कॉन्फिडेंस है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, ये शो करता है। और जो दूसरा बॉडी लैंग्वेज की भीतर जो आप देखते हो कि आप जब बॉडी लैंग्वेज करते हो या शब्दों का जो आपका जो गैप होता है, उसमें ये जरूर देखने वाली बात होती है कि आप कभी कभी स्टूडेंट ये अंगुली करना शुरू कर देता है। ये बात, ये जो कुछ ऐसे साइन मार्क होते हैं जो आप मेरे पास, मैंने आपको बताया भी है कि हम इंटरव्यू का एक पूरा एक सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें ये
कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस तरह की जो सिली मिस्टेक्स है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम इम्प्रूव करवाएं। सभी सब्जेक्टों के स्टूडेंट्स को हम बुला रहे हैं, पिछली बार भी बुलाया था, और मुख्यतः मैं जितना कोशिश होता है मेरा अपनी एक वॉलंटियर सर्विस देने की वो कोशिश करता हूँ कि कम से कम आपको इस पार्ट पे एक थोड़ा सा सहयोग करूँ, जिससे कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ आपने बहुत मेहनत कर ली, तो ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर देखने वाली बात है कि कहीं ऐसा कोई साइन मार्क तो नहीं कर रहे हो जो नेगेटिव इंप्रेशन डालता हो। और कईयों की होता है, और कुछ वर्ड तकिया कलाम होते हैं जो हमको पता ही नहीं होता हमारी भाषा में कब आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द देखिए, ये जैसे भाषण देना अलग चीज होती है, नहीं है भाषण, या फिर कभी कभी ऐसे करके बात करने लग जाए, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये एक सभ्य भाषा, एक शालीन, और उस पे दबाव किस शब्द पे आप विशेष समझाना आप नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। जिस बात को जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप दबाव के साथ में बोलेंगे तो ये नॉलेज बेहतर तरीके से ट्रांसफर होगा। तो ये है कि आप बोर्ड वर्क कैसे करें। और फिर लास्ट में होता है एड्रेस हो गया, बोर्ड वर्क हो गया। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें जो मिस्टेक्स होती है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें है। जैसे ये पूरा खत्म हो गया, खत्म होने के पश्चात ये बात ध्यान रखने की है, जैसे आप आएंगे डस्टर होगा, यहाँ तो मेरे पास तो डिजिटल वो डस्टर से आप बिल्कुल बोर्ड को साफ करके और रख देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बात मेरे दिमाग में आई, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप टीचिंग करवा रहे हो, और जब आप टीचिंग करवा रहे हो तो जो बोर्ड के मेंबर है वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, वो आपस में बात करने लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना मोबाइल देखने लग जाते हैं, हाँ पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको तो लगता है आपकी ज़िंदगी का फैसला हो रहा है, और उन्हें मतलब पूरे दिन बैठे रह करके वही काम करना होता है। ये मेरे साथ भी होता है, जब आप मॉक देने आते हो, मैं 20 बच्चों का मॉक लेते लेते थक जाता हूँ, तो मैं इतना अलर्ट होकर थोड़ी देखूंगा। तो ये चीज़ रहती है। और उस परिस्थिति के भीतर आप क्या करेंगे, उस परिस्थिति के भीतर आप पढ़ाते हुए रुकना नहीं है कि वो आपस में बात करने लग गए, रुचि नहीं ले रहे, नहीं, आपको पढ़ाते जाना है। उनका अटेंशन क्रिएट करने के लिए आपको क्यों शब्द जो होता है कि ये क्यों कहा गया, या आप किसी शब्द पे ज्यादा जोर दीजिए तो वो अटेंशन में हो जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो उसकी परवाह नहीं करनी है, मतलब आपको रुकना नहीं है। एक चीज तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप टीचिंग करवा रहे हो और करवाते करवाते कोई बोर्ड मेंबर बोलेगा, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा लगता है कि ये एक बात है जो होनी चाहिए, तो वो आपको इंटरप्ट करता है और आप रुक ही नहीं रहे हो। देखिए, वो बोर्ड मेंबर है, आपको दो भूमिकाओं में रहना है। जब आप पढ़ा रहे हो तो आप एक टीचर की भूमिका में आ जाइए, लेकिन वो आपका भविष्य का फैसला कर रहे होते हैं उस समय। इसलिए अगर उन्होंने इंटरप्ट किया तो आप बिल्कुल बिल्कुल खड़े हो जाइए, उनको सुनिए ध्यान से, और उस समय आप सर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जी सर, नहीं है। और फिर जैसे उनकी बात कोई बात हो तो उस बात को लेकर के जो वो कुछ गाइड दिए हैं, कुछ जानना चाहते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप अपने टीचिंग को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो इस बात का भी एक विशेष ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें और होती है जो हम इसमें देखिए, ये महत्वपूर्ण बात हो गई, आई कांटेक्ट हो ही गया, और इस तरह से बोर्ड को साफ करना ही है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, नंबर 1, जो टॉपिक आप चूज करते हो तो आप 3 मिनट में या 5 मिनट में कितना पढ़ाएंगे सिर्फ वो ही याद नहीं करना, बल्कि उस टॉपिक को अच्छी बुक से अच्छे डायग्राम्स बना करके उसके हर पहलू को पढ़ के जाना है और बेहतरीन तरीके से उसके कंसेप्ट पे पकड़ हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस जो है आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ नॉलेज से आता है। जैसे मैं आज आपको इस टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करने आया, तो इस पे मेरे पास नॉलेज है या नहीं है, मैंने घर पे इस टॉपिक पे होमवर्क किया या नहीं किया। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में टीचिंग करवाता हूँ, लोक प्रशासन विभाग में हूँ मैं। इससे पहले सिविल सर्विसेज की मतलब एस्पिरेंट्स को कोई 10 साल तक एक एक दिन में 10-10 घंटे क्लासेज लेना, 5-5 घंटे क्लासेज लेना, ये रहा है। लेकिन मैंने ये देखा आज भी कि मैं यूनिवर्सिटी के भीतर जब क्लास लेने जाता हूँ और क्लास से पहले अगर मैंने आधा घंटा होमवर्क नहीं किया, चाहे मैं उस टॉपिक पे पहले 100 बार क्लास ले चुका हो,
और अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा होमवर्क करके फिर क्लास में जाता हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही होता है वहाँ पे। और अगर मैं ऐसे ही चले जाऊँ, मुझे पता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए कॉन्फिडेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है, वो मेरी नज़र में वो हथियार है आपका नॉलेज। और जब आप उस टॉपिक के सारे पहलुओं पे नॉलेज रखते हो और जब आप नॉलेज प्राप्त कर लेते हो तो उसको बोलो, उस टॉपिक पे पूरी राम कहानी कहो, ताकि आप उस टॉपिक के नॉलेज को एक्सप्रेस करने लग जाओ। और उसके पश्चात उस टॉपिक पे आप टीचिंग करवाना शुरू करो। टीचिंग में आप अपने मित्रों को बैठा सकते हो, आप अपने भाई बहनों को बैठा सकते हो, लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया में मेरा थोड़ा अपना अनुभव ये मानता है कि आपको एक छोटा ग्रुप बनाना चाहिए। अपने सब्जेक्ट या अपने सब्जेक्ट भी नहीं तो अलग अलग सब्जेक्टों के भी अगर आप 5, 4, 3 स्टूडेंट एक साथ मिलते हो और वो अगर किसी एक जगह आप एक बोर्ड लगा करके 2 स्टूडेंट, 2 आपके साथी लोग देखें, एक एक प्रैक्टिस करते हो, मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि उस समय आप दूसरे की टीचिंग को भी देख रहे होते हो और उन्हें भी इंटरव्यू देना होता है, वो भी उतने ही सीरियस है। आपके परिवार में बच्चों को बैठा लेंगे, पहले तो बैठते ही नहीं है, ये कहने की बात होती है कि वो बैठ जाएंगे, भाई बहन एक बार बैठ जाएंगे। एक तरीका ये होता है कि आप सामने कैमरा या अपना मोबाइल का कैमरा रख के रिकॉर्ड करें और फिर उसको देखें, लेकिन इसमें भी वो सिली मिस्टेक्स पकड़ में नहीं आएगी। अगर आप छोटा ग्रुप बना लेंगे तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट मेथड है। मॉक इंटरव्यू का भी यही सबसे बेस्ट मेथड है, टीचिंग की प्रैक्टिस करने का भी यही सबसे बेस्ट मेथड है। और चूंकि एक बार हम बुला रहे हैं आपको, आपका एक बार हमारे पास डेमो देना है, उस समय जो माइनर चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको आधा घंटा केवल इसी एक पॉइंट पे दूंगा, उस पर बता देना है। तो ये होती है। एक जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप टीचिंग करवाने लगे, चूंकि आप कई नए नए होते हैं, तो आप टीचिंग करवाने लगे और आपसे कोई चीज़ जो आप याद करके आए थे वो भूल गए या आपने गलत बोल दिया। ध्यान रखिए 2 चीज, अगर भूल गए तो उसको याद करने की या वहां रुकने की या ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात का परीक्षण नहीं हो रहा। आप बात को ऐसे बनाए कि वो चीज थी नहीं। और अगर किसी भी परिस्थिति में एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है कोई गलत फैक्ट, कोई बायास्ड स्टेटमेंट, कोई कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट अपने लेक्चर में बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए मैंने 3 बातें बताई है, कोई गलत फैक्ट, कोई बायास्ड स्टेटमेंट या बायास्ड बात और कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अपने इस 3 से 4 मिनट की टीचिंग में बिल्कुल नहीं बोलनी है। और इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए जिस टॉपिक पे आप पढ़ाना चाहते हो वो एक बार टेस्ट जरूर करवा लेना, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आपकी टीचिंग कितनी भी बढ़िया क्यों नहीं हो, आप मात खा जाओगे। इसको कोई, ये इरिवर्सिबल होगा, इसे बाद में सुधारा नहीं जा सकेगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अपनी टीचिंग को इतना इंप्रेसिव तरीके से इस कंसेप्ट में क्यों, और जब आप 3 मिनट के बाद में जाओ तो आपका आगे का साक्षात्कार उसी टॉपिक पे चलेगा या चलना चाहिए। आप इतना बेहतरीन तरीके से दो ताकि उस टॉपिक को, मैंने कहा कि पूरा पढ़ के जाइए, ताकि आपको बीच में कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लें या आप बैठो तो कोई क्वेश्चन करें तो आप सही से उत्तर दे पाओ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो 5 टॉपिक आप तैयार करेंगे वो बहुत शानदार तरीके से करेंगे। तैयारी कैसे करेंगे ये भी बताया, कोई गलत फैक्ट, कोई कंट्रोवर्शियल बात ये नहीं लिखनी है। तो ये मैंने मोटी मोटी आज आपको एक बोर्ड वर्क कैसे करें, एक टीचिंग कैसे आप साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष जाएंगे, जब खत्म हो जाएगा बोर्ड साफ करके आप वापस बिल्कुल शांति से आप बैठ जाएंगे उसी तरह से, तब भी आपको कुर्सी को ज़्यादा हिलाना नहीं है। तो ये आपका एक तरीका होगा। विनम्रता भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो। बहुत ज़्यादा विनम्रता के चक्कर में बहुत ज़्यादा नीचे आवाज़, ज़्यादा झुकना नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस या आपका बहुत ज़्यादा रूढ़पना ये नहीं दिखना चाहिए। इन दोनों का, इन सब चीज़ों का एक सामंजस्य होगा तो निश्चित तौर पर ही आपकी जो टीचिंग स्किल है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपका बोर्ड वर्क है,
वो शानदार प्रेजेंटेशन के साथ में ख़त्म होगा। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मित्रों, हम लोग आपकी किस तरह से मदद कर रहे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है यहाँ। पहली चीज़ ये मान, रिसोर्सेज के नाम पे हम बहुत बड़ा लोगों को इकट्ठा, क्योंकि इंटरव्यू के भीतर मॉक इंटरव्यू में भी सारे सब्जेक्टों में 3-3 4-4 एक्सपर्ट्स को लाना, उनको बैठाना, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। हम क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, जिन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा, पहले होगा रजिस्ट्रेशन। जिन जिन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा उनका सबसे पहले पहला स्टेप होगा उनका, वो होगा रजिस्ट्रेशन के पश्चात उनका एक ओरिएंटेशन। यह ओरिएंटेशन में जो सामान्य बातें जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, और भी कई चीज़ें जो माइनर बातें होती है इंटरव्यू से संबंधित और बायोडाटा से संबंधित, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या रूपरेखा होगी, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-5 पेज हम आपको रिटर्न में भी उससे संबंधित कुछ पॉइंट, जो विशेष पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लिख करके दें। तो ये तो एक ओरिएंटेशन जो 3 से 5 घंटे के आसपास होगा, उसमें मैं आपके समक्ष होऊंगा ही। अगर मेरे पास जो यूनिवर्सिटी के अन्य साथियों की उपलब्धता और अन्य व्यक्ति की उपलब्धता रही तो मैं कमिट नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपका एक ओरिएंटेशन हो जाए। ये एक ओरिएंटेशन होगा। दूसरा जो पड़ाव होगा वो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बिल्कुल, मैं चूंकि यहाँ एक डॉक्टर मेथड के तहत आपकी, चूंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी चीज़ें, गलतियाँ वो सब अलग अलग होती है, इसलिए इसमें हम ग्रुप के रूप में कोई लेक्चर दे उसका कोई खास फायदा नहीं होता। हर का अलग पोस्टमार्टम, अलग डायग्नोसिस होता है, हर बीमारी, हर कैंडिडेट की अलग डायग्नोसिस है, उसमें अलग प्रॉब्लम है, उसको अलग चीज़ें बतानी पड़ती है। इसलिए जो दूसरा पड़ाव होगा वो होगा आपका बायोडाटा, आपके जो पेपर और सब्जेक्ट क्या क्या है, और आपके अदर जो इश्यूज है उन इश्यूज पे सामान्य डिस्कशन और थोड़ा चर्चा उस पे। और उसमें मैं 5 विद्यार्थियों को एक साथ बैठा करके लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास उनसे एक चर्चा करूँगा। ग्रुप से ये होता है, कोशिश करेंगे एक सब्जेक्ट की आ जाए, लेकिन ये चूंकि हम बेसिक से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं जिससे आप एक दूसरे से भी सीख सको और एक दूसरे से आपका थोड़ा सा ग्रुप संवाद भी हो, तो आप आगे की तैयारी में हम आपका थोड़ा सा ग्रुप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पड़ाव। नंबर जो तीसरा पड़ाव है, जो चौथा पड़ाव होगा वो होगा आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आप जो है यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो है आपका ये टीचिंग। एक तो टीचिंग, और एक मैं नॉलेज वाला मॉक इंटरव्यू नहीं, कुछ सवाल पूछ के जो बेसिक सा जो है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर लेता हूँ, वो छोटा सा उसमें मॉक इंटरव्यू लगभग 30 मिनट के आसपास में एक स्टूडेंट को दूंगा, जिसमें थोड़ा सा तो उसका टीचिंग का, उस पर थोड़ी सी मैं खुद उसको करेक्ट करवाने की क्या क्या गलतियां रही है, हर स्टूडेंट से बैठ के चर्चा करूंगा। पिछली बार यही पार्ट किया था, ये तीसरा पार्ट ही पिछली बार ज़्यादा था, और उसमें हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन था, तो ये था लगभग 600 या 700 रुपये पिछली बार हर स्टूडेंट का इस तरह से रखा था, जो जेनिथ का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सुविधाएं देते हैं, इतने कर्मचारी है। अब की बार भी चूंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज लिया है, अब की बार ये 2 पड़ाव और की एक ओरिएंटेशन भी हम कर दें, ये करते हैं। जो स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा अपना सब्जेक्ट है, और पॉलिटिकल साइंस, इन 2 डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हम एक्सपर्टाइजेशन, उनके सब्जेक्ट से संबंधित जो कुछ इश्यूज पे चर्चा करना, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना, उनका कुछ मॉक लेना, उनके लिए थोड़ा अलग पड़ाव रहेगा। जो नॉर्मली जो सभी लोगों के लिए जो रखा है, मैंने सर से यहाँ रिक्वेस्ट किया है कि एक मिनिमम जो आपका खर्चा आता है, बेसिक सा है, वो आप रखिएगा। तो भी वो काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे कि आप सरों में आप देखते हैं, लेकिन मैंने अपना एक रिक्वेस्ट किया है और उस पर ये रखा है कि आपका मात्र और मात्र इस पूरी प्रोसेस का ये एक 1000 रुपीज़ जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ की कर्मचारी, ये जो चीज़ों का, ये आप पहले से जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शायद लिंक है आपका, शायद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आप उसका लिंक में जो पेमेंट उनको करके, ये इनके नंबर है जो मुझे उन्होंने नंबर दिए हैं,
आप नोट कर लीजिए। कल मैंने मेरे नंबर दिए थे, मेरे नंबर मैं अभी भी दे दूंगा, लेकिन उसमें दिक्कत है कि आप कॉल करने लग जाते हैं। ₹450 ये एक मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। नहीं है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए उनको, या कॉल करके कॉल या मैसेज कर दीजिए। अगर आपको मुझसे किसी तरह की जानकारी चाहिए, कोई संवाद चाहिए, तो मैं पब्लिकली हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में कभी भी आ सकते हैं आप। लोक प्रशासन विभाग है, डॉक्टर CB यादव मेरा नाम है। और इसके अलावा भी आपको अगर है तो मेरा जीवन आपके काम आ जाए, इसमें मुझे खुशी होगी। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी ना हो कि मेरा अपना आप इतने कॉल करने लग जाओ, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई लगा देता है और फिर पूरी की पूरी संवाद कि मैं पूरा उस फ़ोन पे ही सारा समझ लूँ। मेरे सामने वहाँ दुविधा होती है कि मैं नहीं बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं उसका हर्ट तो नहीं कर दिया। एक बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन थी वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे खुद को उस समय दुख हो रहा होता है कि मैं, एक बच्चे ने कॉल किया और मैं पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरा आपसे विनम्र सा निवेदन है कि मेरा नंबर देने में मैं बिल्कुल जो है कोई वो नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मेरा मोबाइल नंबर आप ले लीजिए। और वैसे भी ये तो मैं नहीं भी दूंगा तो नेट पे आप नाम डालते ही आपको पता नहीं कैसे, ये आजकल कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी है, और वैसे भी नाम डालते ही मेरे नंबर भी आ जाते हैं। तो 9887898181 इस पे आप 8181 इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए। कोशिश करता हूँ आपका जवाब तो पक्का दूंगा। आप ईमेल आईडी लेना चाहिए मुझे ईमेल पे, तो cby@gmail.com इस पे अगर आप, मैं मेल चेक करता रहता हूँ, इसमें भी अगर आप कुछ लिख के देंगे तो मैं निश्चित तौर पर उसका भी जवाब दे दूंगा आपको। तो ये है, हम लगभग कब शुरू करेंगे, 50 के आसपास स्टूडेंट हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि 10, क्योंकि आपको कल मैंने वीडियो में बता दिया था डिटेल से कि किन विद्यार्थियों को तैयारी करनी चाहिए, बेसिक क्या क्या तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, बायोडाटा पे कैसे काम करना चाहिए, सब्जेक्ट पे कैसे काम करना चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड को कैसे डेवलप करना चाहिए। इन पे मैं अलग अलग लेक्चर भी वीडियो में बना रहा हूँ जिससे आपको मदद मिले टाइम पे। लेकिन आप इस तैयारी में डिले ना कर दीजिए कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में फिर हम सोचेंगे, फिर करेंगे, पता लगेगा रिजल्ट तक तो आपने जो फट करके जो तैयारी की है उसका नॉलेज कहीं हवा हवाई हो गया, 2-4 बार गांव जाए, इधर उधर जाए तो हवा हवाई हो जाएगा और पता लगेगा आपका बिल्कुल आपका रिदम भी टूट गया है। तो आप तैयारी अभी से शुरू कीजिए। मेरे पास भी अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो इस जून का महीना पूरा मेरे पास पूरा खाली है। अगर इस समय को आप यूज लेंगे तो इस समय में तो मैं कम से कम आपको उपलब्ध होऊंगा। उसके बाद में निश्चित तौर पे जून के बाद में तो क्योंकि ये चार्जेस वगैरह भी बढ़ेंगे, ये तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है। लेकिन जून के महीने में मेरा ये मानना है कि आप सब लोग अगर रजिस्ट्रेशन समय पे अभी करवा देंगे तो 10 तारीख के आसपास हम पहला बैच को ले लेंगे। आपसे जितने होंगे उनसे संवाद शुरू कर देंगे और फिर क्रम शुरू होता रहेगा। लास्ट टाइम भी 100-150 बच्चों को मैंने 1-to-1 में बहुत समय लगता है, तो इतने बच्चों को मैं करवा पाया था। इस बार भी मेरा यह है कि कम से कम जो सीरियस स्टूडेंट है उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में तो मैं करवा नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 बच्चों को तैयारी करवा दो, पॉसिबल ही नहीं, मिलना ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा काम कर ही नहीं सकते। कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट जो आएंगे शुरू में, और ज़्यादा होंगे तो लास्ट टाइम भी मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था। तो आप जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो लिंक में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जो लिस्ट आ जाएगी मेरे पास में आपको सूचित कर दिया जाएगा और फिर हम एक एक पार्ट पे काम शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से अलग अलग वीडियो जो अलग अलग सेगमेंट के, उस पर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। एक दिन रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी मैं बनाऊंगा, एक दिन मेरा खुद के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे उनको भी मैं आपसे साझा करूंगा। लेकिन आज मैंने आपको टीचिंग का पार्ट बताया, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपको इसका एक बेनिफिट होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।